नमस्कार। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं डॉक्टर रागिनी नायक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ मैं कबीर के एक दोहे से। उन्होंने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय हरिया। अगर कबीर के इस दोहे को हम सही माने, ये माइक ऑन ऑफ हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अगर हम कबीर के दोहे को इसके बिना ही करिए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोल दूं, आएगा क्योंकि ये कम ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। या तो मैं बिना माइक के कर दूं, आवाज क्या छूटेगा? आपके लिए ठीक होगा? हाँ ठीक होगा, ठीक है बेटा। मैं अपने ये सोशल मीडिया भैया सिटी देख के रहो यार। तो देखिए, आज की प्रेस वार्ता कबीर के एक दोहे से शुरू करती हूँ। कबीर ने कहा था कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय हरिया। और अगर हम इस दोहे को सच माने तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झूठ, जुमलों, प्रपंच और पाखंड का जो जाल फैलाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र का जो जाल फैलाया है, उसे देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब भाजपा और संघ के पाप का घड़ा भर चुका है और इस पाप के घड़े को ध्वस्त करने का, नेस्त नाबूद करने का, फोड़ने का समय भी आ चुका है। खास तौर से बार बार विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए जिस तरह से जांच एजेंसियों को कठपुतली बनाकर मोदी जी नचाते हैं, विपक्ष के विरोध के स्वर को हलक में ही दबाने का काम करने का भरकस प्रयास करते हैं। मैं समझती हूँ आज इस पूरे झूठ का और इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, भांडाफोड़ करना बहुत जरूरी है। इसी श्रृंखला में नेशनल हेराल्ड के मामले पर देश के 57 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता की और इसी श्रृंखला में आज कानपुर में मैं डॉक्टर रागिनी नायक प्रेस वार्ता कर रही हूं और मुझे आशा है कि सारे मीडिया कर्मी जो हमारे प्रिंट मीडिया से आए हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, हमारी बात को जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस प्रयास में हमारा सहयोग करेंगे। तो देखिए, बात ऐसी है कि क्रिकेट और राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि ये दोनों मोटा भाई, वो मोटा भाई जिन्होंने देश में भाईचारे को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है, वो दोनों मोटा भाई बड़े विचलित हो रहे हैं आजकल। और इसलिए विचलित हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सत्य, संकल्प और समर्पण से गुजरात में संगठनात्मक सृजन की कार्रवाई शुरू कर दी, संगठनात्मक विस्तार की कार्रवाई शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही सार्थक बैठक कांग्रेस पार्टी की हुई, जिसके बाद सरदार पटेल और महात्मा गांधी के असली विचारों का संचार किया गया। न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में मैं समझती हूँ कांग्रेस जनों में और जनता में एक नए आक्रोश का और एक नए जोश और जुनून और जज्बे का भी संचार हुआ। तो भाई, अगर ऐसा होगा, आरएसएस की प्रयोगशाला कहे जाने वाले प्रदेश में जहां से दोनों मोटा भाई अमित शाह और मोदी जी आते हैं, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। बिहार के चुनाव की तरफ भी अगर हम देखें तो एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, बैठकें हो रही हैं, मजबूती के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है, और दूसरी ओर पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि हमें तो एनडीए छोड़ना पड़ेगा, दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे साथ।
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के क्षमता पर ही सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है और एनडीए जो है वो बिहार के चुनाव से बहुत पहले ही बिखरने की कगार पर बैठी। तो आप देखिए कि गुजरात में कांग्रेस की मुस्तैदी और मजबूती, बिहार में कांग्रेस गठबंधन की मुस्तैदी और मजबूती, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी और अमित शाह जी के पेट में थोड़ा दर्द तो होगा, थोड़ी टांगे तो कांपेंगी और थोड़ा डर तो लगेगा। और ये तो बात अब जग जाहिर हो गई है कि जब जब मोदी शाह डरते हैं, पुलिस, सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। और इसी श्रृंखला में आपने देखा कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड का केस अचानक फिर से उभर कर आ गया, चार्जशीट दाखिल हो गई। तो उसके संदर्भ में कुछ बातों पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक ऐसा अखबार, या मैं कहूं कि ऐसे 3 अखबार, नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड, जिनकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, रफीद है, किदवई जी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने की और स्वतंत्रता संग्राम का मुखपत्र बनाते हुए अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का जरिया बनाते हुए की। उस अखबार से एक तो चिढ़ अंग्रेजी हुकूमत को थी, इतनी चिढ़ थी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको बंद कर दिया गया। 3 साल ये अखबार बंद रहा। एक तो अंग्रेजों को चिढ़ थी और उन्हीं अंग्रेजों को माफीनामे लिखने वाले, उनकी पेंशन पर जीने वाले और उसी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले जो लोग थे, आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है, आज उनके वंशजों को चिढ़। तो अंग्रेज चिढ़ करते थे और आज चिढ़ते हैं उनके वंशज। वो इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के नाम पर जिनके पास विरासत के नाम पर नील बटा सन्नाटा, शून्य और सिफर हो, वो बार बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, महापुरुषों पर और उनसे जुड़ी हर विरासत पर प्रहार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो एजेएल, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बनाया जाता है इन तीनों अखबारों को चलाने के लिए। और समस्या ये होती है, जैसा कि आप हमारे पत्रकार बंधु खासतौर से जो प्रिंट मीडिया से आते हैं वो ये बात जानते होंगे कि अखबार अक्सर मुनाफे में नहीं चलता है, नहीं चलता है ना, बहुत हद तक जो है वो घाटे का ही सबब है, पहले भी था, आज भी है। तो ऐसा हुआ कि एजेएल जो है वो मुनाफा नहीं कर पाया, ऋण चढ़ता गया, बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि आप जैसे तमाम पत्रकार जो उस वक्त उन तीनों अखबारों में काम करते थे, उनका वेतन देने के लिए, उनका पीएफ देने के लिए, उनकी ग्रेच्युटी देने के लिए, यहाँ तक कि बिजली का बिल और टैक्स भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि इतनी बड़ी विरासत है, क्या उसे खत्म हो जाने देंगे या उसके ऋण को हम खुद लेकर उस अखबार को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट जो पहले बना था उसमें सेक्शन 25 और वो संशोधित जब किया गया तो वो सेक्शन 8 हो गया। कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो एजेएल है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो यंग इंडिया है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट का अर्थ ये होता है कि कोई भी निवेशक, कोई भी शेयर होल्डर यानी कि धारक ना 1 रुपया इधर से उधर कर सकता है, ना कोई तनख्वाह या सैलरी ले सकता है, ना कोई मुनाफा या प्रॉफिट ले सकता है। जो भी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो एजेएल एक ऐसी ही कंपनी थी, केवल इसका शेयर एक दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दिया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग कार्यकर्ता थे, उन सब से विचार किया गया और जो एजेएल के शेयर होल्डर थे उनसे भी बातचीत की गई। यंग इंडिया नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का गठन हुआ और ये सारा जो ऋण है, जो लोन है, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये सवाल होता है कि उस ऋण का क्या हुआ। तो देखिए, एक बहुत ही
साधारण सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऋण को, डेट को इक्विटी में बदल दिया जाता है। मोदी सरकार ने तमाम कंपनियों के ऋण को इक्विटी में बदला, एनसीएलटी वही करती रहती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक सोया कंपनी, उसकी डेट को इक्विटी में बदलकर लाला रामदेव है, पतंजलि के जो मालिक है लाला रामदेव, तो लाला रामदेव जी ने वो पूरी इक्विटी लेकर वो पूरी कंपनी ही खरीदी। कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि लाला रामदेव भी अंधभक्ति में आजकल चश्मा पहने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाता है, बार बार लगाया जाता है, एक ऐसे मसले में जहां मनी ट्रेल ही नहीं है। जब एक पैसा यहाँ से वहां नहीं हुआ, जब एक प्रॉपर्टी यहाँ से वहां नहीं हुई, जब कोई सैलरी नहीं मिली, जब कोई प्रॉफिट नहीं मिला, जब कोई तनख्वाह नहीं, तो मनी ट्रेल ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? ये बात मैं जानती हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी भी अच्छे से समझते हैं, ईडी भी अच्छे से समझती है, पर क्या किया जाए? मैंने जो आपको शुरुआत में बताया कि ये पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है कि नहीं? तो इलेक्शन जब भी ईडी का इस्तेमाल होगा तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तौर पर नहीं होता है, वो इलेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पर होता है, वो वसूली डिपार्टमेंट के तौर पर होता है। और इसी का उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों की क्या गंभीरता है जब ईडी का कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, 1% से भी कम। पीएमएलए के अंतर्गत आज तक 5,422 केस रजिस्टर हुए, जिसमें से केवल 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखती हूं कि जितने भी नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई उसमें से 95% नेता विपक्ष के हैं, और ये जो विपक्ष के नेता हैं उनमें से 25 बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि वॉशिंग मशीन जो लगा रखी है इसका लगातार विस्तार होता रहता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर है तो आप दागी हैं, आपका दामन दागदार है, और अगर आप भाजपा में आ जाते हैं तो आपने वो एडवर्टाइज देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, तो जो अपराधी जिनको कहा जा रहा है उनके दाग अच्छे हो जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जब तक कांग्रेस पार्टी में थे, रोज भारतीय जनता पार्टी गला फाड़ फाड़ कर कहती थी कि इनसे बड़ा भ्रष्ट, इनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, भ्रष्टाचारी कोई नहीं। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो भ्रष्टाचारी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, उनसे अच्छा नेता आज कोई नहीं। तो इस तरीके का काम आपको बहुत दिखेगा। तो जिस ईडी का कन्विक्शन रेट भी 1% भी नहीं, उसके आरोपों की क्या गंभीरता हो। अब थोड़ा सा मैं जल्दी से क्रोनोलॉजी भी समझा देती हूँ, क्योंकि ये एक मोटा भाई को क्रोनोलॉजी बहुत पसंद है, अक्सर वो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो केस है नेशनल हेराल्ड का, वो भाजपा के कहने पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शुरू किया। 2012 में वो इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उन्होंने ये शिकायत दर्ज की कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पैसा एजेएल का जो ऋण है वो चुकाने में लगा दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 29B और 29C को कोट करके कहा कि एक राजनीतिक दल अपने दिखाए हुए फंड का इस्तेमाल कैसे करता है ये उसका प्रेरोगेटिव है, उसका अधिकार है, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब मुंह की खाने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने कहा ईडी से कि जाके तफ्तीश करो, देखो क्या है मसला। 2012 से 2015 तक ईडी लगी रही और 2015 में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, ये कहते हुए कि कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई फाइनेंशियल अपराध नहीं हुआ। पर मजे की बात देखिए, तब तक 2015 तक मोदी जी की सरकार आ चुकी थी। तो जैसे ही ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, राजन कटोच जो ईडी के डायरेक्टर थे, मोदी जी ने उनका ही बिस्तर गोल कर दिया, डब्बा गोल। उन्होंने कहा आप जाइए राजन जी, आप कैसे कह सकते हैं कि अपराध नहीं हुआ है, आप जाइए, हम नया डायरेक्टर लाएंगे और फिर से केस शुरू करेंगे। तो देखिए, प्रतिशोध की भावना किस तरह से सर चढ़कर बोलती है और मोदी जी के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला कैसे धधकती है, इसके लगातार उदाहरण आपको देखने को मिलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्रियों पर जो कार्रवाइयां हुई विपक्ष के, तमाम विपक्ष के नेताओं पर, वीरभद्र सिंह जी जब हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी की शादी के दिन तक ईडी का छापा पड़ा और कुछ नहीं मिला। तो वो किसी भी हद तक जाएंगे अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए,
छवि को धूमिल करने के लिए और अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने। तो कमाल की बात यह है कि 2015 में जो ये केस दोबारा खुला, इसकी चार्जशीट होती है 2025 में। 10 साल लग जाते हैं चार्जशीट दायर करने में, आरोप पत्र दायर करने में। अगर आपके पास इतने तथ्य थे, इतने साक्ष्य थे, इतना बड़ा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, बहुत बड़ा मनी ट्रेल आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मिल गया है, 55 घंटे आपने राहुल गांधी जी को इंटरोगेट किया, उसके बाद आपको 10 साल लग गए चार्जशीट दायर करने में। मतलब मुझे लगता है कि ये इतना हास्यास्पद है कि मोदी जी और अमित शाह जी ईडी से इस तरीके की कार्रवाई कराकर केवल अपनी जग हसाई कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहती हूँ, कुर्की का भी आदेश एक निकाला, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके लिए एक प्रोविजनल अपील थी जिसके लिए 365 दिन दिए गए कि 365 दिन में आप दायर करिए और फिर ये जो प्रोविजनल है ये प्रॉपर कुर्की का जो है वो निर्देश निकाला जाएगा या प्रॉपर्टी अटैचमेंट का निर्देश निकाला जाएगा। तो 365वें दिन आनन फानन में जाकर ये याचिका दर्ज की जाती है। 10 साल तक चार्जशीट नहीं कर पाए, 365वें दिन जाकर आप अपना एक और ये अपील दायर करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। तो ये साफ पता चलता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद केस है। और वो कहते हैं आरएसएस, मधु लिमि कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। असल में ना झूठ और अफवाह के पांव नहीं हो, ऐसे हवा में शिगुफा छोड़ दो और वो अपने आप बड़ा होता जाता है, एक के बाद पहुंचता जाता है। एक और शिगुफा इन्होंने छोड़ा कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। और इसकी सच्चाई ये है कि एजेएल के पास 6 शहरों में अचल संपत्ति थी, है दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, पंचकुला और इंदौर, जिसमें से केवल लखनऊ की जो संपत्ति है वो फ्री होल्ड पर है, बाकी 5 जो संपत्तियां हैं वो लीज पर है। तो आप लीज की संपत्ति को कैसे आप गिन सकते हैं? आयकर विभाग ने 413 करोड़ रुपए का आकलन किया, ये 2000 करोड़ से नीचे नहीं आते। तो झूठ बोलना, मुझे लगता है कि ये अगर सच में झूठ बोलने पर काला कौवा काटता तो पता नहीं भाजपाइयों और संघियों का आज क्या हाल होता। वो तो सच है, अच्छी बात है कि केवल मुहावरा है और सच में काला कौवा नहीं काटता। तो लगातार इस तरह का झूठ फैलाना और ये कहना, ये दिखाने की कोशिश करना कि विरोधी करप्ट है, मैं समझती हूँ अब ये बूमरैंग कर रहा है, अब ये अपने ही जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। तो कुछ बड़े प्रश्न मुझे लगता है आज पूछने चाहिए। सबसे पहला ये कि क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोहरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी या कांग्रेस के किसी भी नेता के नाम पर एजेएल या यंग इंडिया की कोई संपत्ति बेची गई है? जवाब है नहीं। क्या इन तमाम नेताओं को कोई भी तनख्वाह, कोई भी सैलरी, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट एजेएल या यंग इंडिया के तहत हुआ है? जवाब है नहीं। क्या एजेएल की किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया है? जवाब है नहीं। क्या एजेएल की किसी भी संपत्ति से निकला हुआ कोई भी धन या कोई भी अचल संपत्ति यंग इंडिया के नाम पर हस्तांतरित की गई है? जवाब है नहीं। तो भैया मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि अखबार हमारा, शेयर हमारे, कर्ज हमारा, कर्ज को इक्विटी में बदले या माफ कर दे, ये निर्णय हमारा। तो मोदी जी कृपया बताएं कि पेट में आपके दर्द क्यों हो रहा है? हम अपने अखबार को चलाएंगे, हम कर्ज को इक्विटी में बदलेंगे, अगर हमारे पास इतना पैसा होगा शायद हम कर्जा माफ भी कर दें। लेकिन बार बार मैं यही बात कहूंगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना बंद करिए। इससे केवल आपकी, अमित शाह जी की और ईडी डिपार्टमेंट की, इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट नहीं, इलेक्शन डिपार्टमेंट की केवल जगहसाई होती है और कुछ नहीं। आज ये प्रेस वार्ता इन्हीं सारे प्रकरणों पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित की गई थी। इससे संबंधित
कोई भी अगर सवाल होगा तो वो मैं लूंगी, लेकिन इससे इतर विषय पर आज बात नहीं की जाएगी। ये बहुत ही गंभीर मसला है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये मुख्य धारा से हाशिए पर ले जाया जाए। सभी हमारे प्रेस के साथी आज यहाँ पर आए और हमारी बात को सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब इससे संबंधित कोई भी सवाल होगा तो वो मैं ये कहकर जरूर लूंगी कि मोदी शाह पे इतने जुल्म नहीं जितनी कांग्रेस में लड़ने की ताकत है। मोदी शाह पे इतने जुल्म नहीं जितनी कांग्रेस में लड़ने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी हमें सच कहने की आदत है। हम सागर से भी गहरे हैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, तुम हमको कितना रोकोगे। और जुल्म सितम की भट्टी में जितना भी हमको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनेंगे हम, तुम हमको कब तक रोकोगे, तुम हमको कब तक रोकोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी सवाल हो तो मैं उसे लेना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हुआ अभी आपने कहा पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई इंजेक्शन आपने ऐसा बनाया है जो पेट का दर्द? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा मुझे लगता है कि धारदार सवाल है, लेकिन अगर तथ्यों पर उसका आकलन किया जाए तो थोड़ा सा कमजोर सवाल है। जो आरोप लगाएगा और जो आरोप का जवाब देगा, उसमें से एक को ऊपर आंकना और एक को नीचे आंकना मैं समझती हूँ गलत है। आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप मुझे जवाब देने, आप रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कह रहे हैं हमें, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको इतनी देर से, शायद आपने गंभीरता से सुना नहीं, कि ये सारे आरोप जो है वो प्रतिशोध की राजनीति से प्रेरित है। और जब कोई आरोप लगाया जाएगा तो उसका खंडन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आरोप को खारिज दो तरीके से किया जाता है। एक तो कानूनी लड़ाई है, जो कि हम कोर्ट में लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं, और बार बार मोदी जी मुंह की खा रहे हैं। मैंने बताया 2015 में क्लोजर रिपोर्ट भी आ गई थी और अभी भी 10 साल चार्जशीट फाइल करने में लग गए, और उनकी द्वारा चलाई गई ईडी का कन्विक्शन रेट भी 1% ही है। पर उसके अलावा एक होता है जनता के बीच की लड़ाई, जो ये परसेप्शन पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं कि जनता क्या सोचती है। तो इसीलिए ये प्रेस वार्ता करना और आपके जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक बार बार जनता के मुद्दे अगर कोई उठा रहा है, आप पूछ रहे हैं कि आप तो सिर्फ खारिज कर, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर मणिपुर में पूरा मणिपुर अगर आज सुलग रहा तो केवल एक नेता है जो वहां जाकर लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए गया। मोदी जी तो 2 साल में सुध नहीं ली। ये तो कोई रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं है जिसका आपने आरोप लगाया। अगर हाथरस की बेटी पर दरिंदगी होती है, अत्याचार होती है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल चलकर जाते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी नहीं जाते। अगर इस देश के 700 किसान शहीद होते हैं तो राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं अन्नदाता के साथ खड़ा हूं। 44 सीटें थी हमारी, और भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के घुटने टिका दिए। अगर पहलवान बेटियों के सम्मान पर आंच आती है, मोदी जी की पुलिस उन्हें बालों से पकड़कर घसीटती है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है जो बीच में जाते हैं और वहां जाके उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। तो महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, संवैधानिक अधिकारों के क्षरण के ऊपर, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के ऊपर अगर कोई इस देश में लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो आप इस तरीके का आरोप मत लगाइए। एक सवाल ये है, आपने ईडी का गठन तो कांग्रेस ने किया, तो मानती अगर न गठन होता तो शायद इतना बवाला नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, ईडी का जो गठन हुआ, और मैं कहती हूँ एक बड़ी प्रक्रिया थी, एक बड़ा मिशन था कांग्रेस पार्टी का कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है देश में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, मैं समझती हूँ कि भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट। और तमाम ये जांच एजेंसियों का गठन इसलिए ही किया गया कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए।
लेकिन अगर कोई कानून बनाया जाता है और उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है तो ये कहना कि वो पूरा कानून ही गलत है, मैं समझती हूँ ठीक नहीं। उस कानून के अंदर क्या कमियां हैं, क्या ऐसे लूप होल हैं जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, उसको खत्म करके, जैसे पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस आए हैं कि किस तरीके से किया जाए। अब उसको मोदी जी ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और इतना बना लिया कि 95% केसेस जो है वो विपक्ष के नेताओं पर ही आ रहे हैं। तो इसके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा, सड़क, सदन, संसद और न्यायालय, ये 4 कड़ियां हैं। इन चारों पर हम कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर राहुल गांधी का मैडम ये कहना जनरल पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका प्रधानमंत्री बड़े चोरों ने किया क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई क्योंकि बड़े नेताओं की बनाई कंपनी बनाई, नई कंपनी बनाने पर लिया नहीं गया, जिसमें राहुल जी, गुड़िया जी और सुमन दुबे और एक और कोई 4 लोग हैं। ऐसी क्यों जरूरत पड़ गई कि बड़े नेताओं की कंपनी की नई कंपनी बनानी पड़ गई? तो मैंने आपको पूरा, मतलब मैंने पूरी रामायण सुना दी, आप पूछ रहे हैं मैं नहीं समझता कि राम आपको द्वारा बताना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, भाई साहब एक करके ना, एक जवाब, फिर आप जब सब पूछ लेंगे फिर आपकी बारी आएगी, एक आपको जवाब देना। तो देखिए, इसके 2 पहलू। पहला जो पहलू है, पहला जो पक्ष है वो ये है कि एजेएल के ऊपर जो आपने पूछा कि जो पंडित जी और उस समय के महानायकों ने, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गठन किया था, एजेएल के ऊपर बहुत ऋण हो गया, 90 करोड़ का ऋण हो गया। वेतन नहीं जा रहा था, टैक्स नहीं जा रहा था, हम काम नहीं हो पा रहा था, ठप्पी हो गया। तो उसको अगर पुनर्जीवित करना था तो पहले तो वेतन ही दे दे, नहीं तो कोई काम नहीं करे। तो इसीलिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर, चूंकि केवल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दिए जा सकते हैं, तो एक ऐसी ही कंपनी का गठन हुआ। और इसके अब हमें ये समझना होगा कि दोनों के शेयर धारक कौन है। दोनों के शेयर धारक कांग्रेस के सबसे बड़े उच्चतम नेता हैं। तो आप नाम से गिनेंगे कि पंडित नेहरू का था, कि वो किदवई जी का था, कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, नहीं कह रही। तो शेयर जब ट्रांसफर हुआ, एक मेरी बात तो पूरा तो कर लेने दीजिए। तो जब शेयर ट्रांसफर हुए तो वो कांग्रेस के ही सबसे बड़े पदाधिकारियों के ऊपर हुए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। आपको ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रोपेगेंडा है कि जो पदासीन कांग्रेस के लोग हैं उनके शेयर पदासीन कांग्रेस के लोगों को दिए गए, पर वो पद के बारे में बात नहीं करेंगे, वो नाम के बारे में बात करके दिखाएंगे कि तो परिवार में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के शेयर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को ही तो मिलेंगे ना, कोई मोदी जी और मोहन भागवत जी को थोड़ी ना मिल जाएंगे। अगर उन्होंने भी अखबार चलाए होते, अगर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी होती, भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुए होते, माफीनामे ना लिखे होते, अंग्रेजों की पेंशन पर ना जिए होते, गांधी जी की हत्या में उन लोगों का नाम ना होता, तो ठीक था, आज उनके पास भी ऐसी कोई विरासत होती। लेकिन हर बार कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर चोट करना और उसको एक राजनीतिक रूप दे देना, मैं समझती हूँ कि बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम। मैं राजनीति को सवाल बता नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा ऋण था, वेतन नहीं दिया, लेकिन क्या एजेएल को ही दोबारा ऋण दे करके कांग्रेस पार्टी एजेएल को दोबारा पुनर्गठन नहीं कर सकती क्या? नई कंपनी बनाना जरूरी था? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। उसी एजेएल में लोगों को शामिल कर दिया, एजेएल को शामिल कर लेते, उसको ऋण दे देते। इसके दोनों तरीके हो सकते थे, जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता था। एक तरीका ये भी हो सकता था कि ऋण ही माफ कर देते, भाई पूरा ऋण ही दे देते। लेकिन इसका ये भी तरीका हो सकता है कि ऋण को इक्विटी में बदल दिया, वो भी एक मान्य तरीका है। अगर इक्विटी में बदल के हमने दूसरी कंपनी में शेयर ट्रांसफर किया तो इसका ये तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है। और अगर कोई संपत्ति किसी के नाम हो इस तरीके से कि वो संपत्ति का इस्तेमाल अपने लिए कर सके तो आपका प्रश्न जायज होता है। पर 3-4 तरीके थे, उनमें से एक तरीका अपनाया गया और उस तरीके के जरिए मैं फिर से दोहराती हूँ कि ना 1 रुपया किसी धारक को मिला, ना कोई तनख्वाह मिली, ना कोई प्रॉफिट मिला और ना ही कोई संपत्ति किसी के नाम हुई। कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अब वो एक गालिब का शेर है कि न था तो खुदा, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो अब ऐसा होता और वैसा होता और किंतु परंतु इफ बट तो बहुत किया जा सकता है। और जो वस्तु स्थिति है, जो आज के तथ्य है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लगाया गया है उसको साबित करना टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि उसमें कोई भी
वजन नहीं। कांग्रेस क्या स्टेप उठाएगी कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि हम कानूनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारी तरफ से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ाई होगी। हमने प्रदर्शन किया दिल्ली में, हमने प्रदर्शन किया देश की सारी राजधानी में एक ही दिन, और मैंने आपको बताया कि हम 57 बड़े शहरों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि जनमानस तक भी ये बात पहुंचे। तो दो लड़ाई है, एक कानूनी लड़ाई और एक जनता के बीच की लड़ाई। यही हमारा सवाल है। जैसे अब बार जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ बहुत अच्छा रहा, कांग्रेस वाली बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कैसे हम इसको वार्ड बूथ और गांव के अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे, उसके लिए क्या रोड मैप? तो भाई साहब आप तो अपनी क्षमता को बड़ा कम करके आंक रहे हैं। देखिए जो गली मोहल्ले तक अगर कोई पहुंच सके, जहां न देखिए जैसे कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और आज के समय में तो जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और हम आपके जरिए, मैंने तो शुरू में ही काम चाहती कि आपके जरिए और बात पहुंचे लोगों तक। खेचो न कमालो को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। मेरे पिताजी की सुन लीजिए, अब मेरे पिताजी जनसत्ता में उन्होंने 27 साल नौकरी की, वो न्यूज एडिटर थे, मैं खुद पत्रकार की बेटी हूँ। और ये कहा जाता है, मेरे पिताजी ने हमेशा ये कहा कि पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए झुकती है। तो बहुत ताकत है आपकी कलम में, बहुत ताकत है इस कैमरे में, तो आप लेके जाइए, जो सच्चाई है वो जनता तक पहुंचाइए। हम तो करेंगे, हमारे पास तो संगठन है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और अखबार आए इसीलिए है कि आपकी बात को आगे रखा जाए, लेकिन कोई ऐसा रोड मैप हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत है, यहाँ जगाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ केवल बातों से नहीं कुछ होगा। अगर आप कहते रहो सुन करके आदमी चला जाए, वो जगेगा तभी जब हम उसके पास तक पहुंचे। उसकी क्या स्ट्रेटजी, मतलब हम लोगों ने क्या ऐसा बनाया कि हम उसके पास तक पहुंचे? देखिए ये जो आपके पास एक प्रेस रिलीज पहुंचा है, उसी तरीके का पत्र और एक ये झूठ और सच, ये हमने निकाला, ये भी आपके पास पहुंच जाएगा। मैं चाहती हूँ इसकी भी अगर आप एक तस्वीर ले सके, तो ये इस तरीके का जो प्रिंटेड, वो हम कर लेंगे, एक मिनट मैं बोल लूँ उसके बाद करूँ। तो ये जो प्रिंटेड मटेरियल है, इसको भी हम हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर नुक्कड़, हर गली तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस का जो अपना संगठन है, उसके जरिए भी हम ये सारी बातें पहुंचाएंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे, पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग मांगेंगे, और इसके साथ साथ हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाते रहेंगे, न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बो पैकेज है और ये कॉम्बो पैकेज बहुत इफेक्टिव होने वाला है, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और वो कहा जाता है ना कि मतलब काठ की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती, एक बार दो बार हो गया। धीरे धीरे जनता भी ये बात समझ रही है कि किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप केवल 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 प्रतिशोध की राजनीति, जिसे हम पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके जरिए मोदी जी और भाजपा लगातार विपक्ष पर। मैडम एक छोटा सवाल है, आपने देखा जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने विदेश में जाके जो चुनाव का जो मंत्रालय है उसके ऊपर सवाल खड़े किए और बीजेपी के लिए। मैं आज सिर्फ नेशनल हेराल्ड से संबंधित बात करूंगी, इसके अलावा नहीं। वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन आप एक बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि गंभीर मुद्दे पर अगर आप प्रेस वार्ता है और मैं 4 और विषयों पर बोलूंगी तो नहीं, आप समझिए इस बात को, तो वो डाइल्यूट होता है। और ये खबर छपे, ये खबर लोगों तक पहुंचे, आज ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है। भाई साहब, देश में विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, और अगर आनन फानन गलत तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जाती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, तो वो गंभीर मसला है। आज इसी पर टिके रहे। मैडम आपने, मैं फिर से आ जाऊँ, गुजरात के लिए आपने बात की, फिर से आ जाऊँ मैडम। सवाल है वो भी जनता से ही जुड़े। बिल्कुल ठीक अगर है। आप अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो जनता भी आपसे सवाल पूछ रही है। अभी मेरा सवाल उसको हट करके अगर आप जवाब देना चाहें, इस प्रेस वार्ता के बाद हम बात करेंगे। मतलब ये था कि आज पूरे देश में चर्चा अमेरिका की हो रही, अब ये तो अगर यही बात होती तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं।